नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चीन ने भारत की सीमा के पास दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन ने इस परियोजना को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी और अब उस पर काम शुरू हो गया है। ये बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है और भारत के लिए इसे विनाशकारी माना जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की खामोशी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जानते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी चीन की जो विवादित सीमा है, चीन उसी के पास यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है। अभी पिछले महीने इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने किया। जिस जगह उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। तिब्बत में इस बांध का निर्माण ग्रेट बेंड नाम की जगह पर हो रहा है, जहां से यह नदी बड़ा मोड़ लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में यह नदी सियांग के नाम से जानी जाती है। दरअसल यारलुंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। चीन से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे सियांग कहा जाता है और फिर असम में यह ब्रह्मपुत्र कही जाती है। ये बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास बन रहा है, जिससे खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चिंता का माहौल है। चीन का दावा है कि यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा, जिससे करीब 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस बांध के निर्माण की वजह से भारत में चिंता पैदा हो गई है। कारण यह है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को खतरा है, बल्कि चीन को भारत के पूर्वोत्तर इलाके और बांग्लादेश की ओर पानी के बहाव को नियंत्रित करने का एक जरिया भी मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध नहीं बल्कि वाटर बम बना रहा है। उनका कहना था कि यह प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस प्रोजेक्ट पर चीन करीब 170 अरब डॉलर खर्च करने वाला है। इसमें 5 हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल हैं, जिनका लक्ष्य सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करना है। इससे चीन के अन्य हिस्सों में बिजली पहुंचेगी और तिब्बत में भी बिजली की मांग पूरी की जाएगी। ये परियोजना चीन में स्थित दुनिया के अब तक के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ी है। भारत और चीन दोनों देश एक दूसरे पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। भारत का कहना है कि यह सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है, जबकि चीन इसे इससे कम मानता है। इस सीमा विवाद के चलते लंबे समय तक दोनों देशों के बीच तनाव रहे। हालांकि पिछले कुछ समय से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू भी किए गए हैं। मसलन इसी साल जनवरी में दोनों देशों ने उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है, जो पिछले 5 साल से बंद थी। इसके अलावा तीर्थ यात्राओं और सीमा के जरिए व्यापार को फिर शुरू करके आगे बढ़ने का फैसला किया गया। लेकिन इन प्रयासों के बीच ये बांध परियोजना एक नए और बड़े तनाव का कारण बन रही है। पर्यावरण के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत और बांग्लादेश पर पड़ेगा। पर्यावरणविदों को आशंका है कि इसकी वजह से पर्यावरण में जो बदलाव होंगे वो निचले हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, रहन सहन और जैव विविधता पर गहरा असर डाल सकते हैं। भारत ने इस साल जनवरी में ही इस परियोजना को लेकर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने चीन से आग्रह किया था कि वो सुनिश्चित करे कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों में किसी तरह का नकारात्मक असर न हो। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कोई औपचारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन उसने साफ कहा है कि वो इस परियोजना की निगरानी कर रही है और अपनी चिंताओं को चीन के सामने पहले भी रख चुकी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन को ऐसे कामों में पारदर्शिता रखनी चाहिए और भारत और बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्र वाले देशों से बातचीत करते रहना चाहिए। हालांकि चीन का दावा है कि यह प्रोजेक्ट सुरक्षित है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस डैम के बनने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम पर असर पड़ सकता है। अगर चीन नदी का पानी रोकता है या उसका बहाव बदलता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ या सूखे जैसी समस्या हो सकती है। भारत का तर्क है कि लंबे समय में ये बांध न केवल असम और बांग्लादेश के निचले इलाकों में मिट्टी की उर्वरता के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर गाद को रोक लेगा, बल्कि इससे सिंचाई पर भी असर पड़ेगा। ये बांध फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित करेगा। साथ ही नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका नकारात्मक असर होगा। सीमा पार की नदियां और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरफा रूप से बदलने का चीन का यह तरीका पर्यावरणीय और कूटनीतिक दृष्टि से विनाशकारी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि कानूनी नजरिए से भी चीन इसे अनदेखा कर रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी सीमा में नदियों का प्रवाह बनाए रखना हर देश की जिम्मेदारी है, लेकिन चीन अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस जिम्मेदारी को अनदेखा कर रहा है। जानकारों के मुताबिक निश्चित तौर पर यह एक तरह का अपराध है। चीन ने मेकांग नदी पर भी ऐसा ही रुख अपनाया और कई बांध बनाते हुए नदी के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1980 के दशक के मध्य से चीन ने मेकांग नदी पर 11 बड़े बांध बनाए हैं और कई अन्य बांध बनाए भी जा रहे हैं। चीन ने अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह का नदी जल साझेदारी समझौता नहीं किया है, जबकि एशिया की ज़्यादातर बड़ी नदियों का उद्गम स्थल उसी के नियंत्रण में है। यारलुंग सांगपो के मामले में भी चीन ने ऐसा ही रुख अपनाया है। उसने भारत और बांग्लादेश को इन बांध परियोजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यहाँ तक कि जल विज्ञान से जुड़ा डेटा साझा करना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और एक तकनीकी प्रक्रिया है, वो भी द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करता है। चीन ने ये भी नहीं किया है। तनावपूर्ण समय में अक्सर ये डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में ये डेटा एक दूसरे से पड़ोसी देशों के साथ तमाम देश उपलब्ध कराते हैं। बीते दिनों एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि यह परियोजना निचले इलाकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालेगी, लेकिन उनके इस बयान को संदेह की नज़र से ही देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की इस विशाल बांध परियोजना को इसलिए वाटर बम करार दिया है क्योंकि ये अस्तित्व के लिए खतरा है, जो सैन्य खतरे से भी कहीं बड़ा मुद्दा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के निचले इलाकों के लिए इस बांध की वजह से हमेशा एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि अस्थिर और भूकंप संभावित हिमालय क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक आपदा, चाहे वो संघर्ष हो या फिर कोई तोड़फोड़ हो, इस तरह की आपदा भी निचले इलाकों में हर तरह की तबाही ला सकती है। चीन ने हाल के दिनों में जिस तरह से आर्थिक निर्भरता और व्यापार का इस्तेमाल भू राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन पानी को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भारत को भी किसी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। जल विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को अपने स्तर पर ही जल भंडारण की योजना बनानी चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या चीन के किसी अचानक फैसले का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा भारत को चीन से लगातार जल आंकड़े लेने, वैज्ञानिक अध्ययन करने और बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पहले से ही चेतावनी देने वाला सिस्टम विकसित करने की भी ज़रूरत है।